मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शानो शौकत, ताकत, है ना? लेकिन देखिए, इस राजवंश की कहानी सिर्फ जीत और जश्न की नहीं है। इसमें हार भी है, भटकना भी है, और फिर एक जबरदस्त वापसी भी। आज हम ऐसे ही दो बादशाहों की दुनिया में चलेंगे। एक तरफ हैं हुमायूं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, और दूसरी तरफ जहांगीर, जिनके जमाने में कला ने वो ऊंचाइयां छुईं जो आज भी मिसाल हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही खानदान में इतने अलग-अलग मिजाज के शासक कैसे हुए। सोचिए, एक बादशाह तो वो जो तख्त बचाने के लिए दर-दर भटकता रहा, और दूसरा वो जिसके दरबार में कला और संस्कृति का ऐसा सूरज उगा कि आज तक उसकी चमक बाकी है। चलिए, आज इन्हीं दोनों की कहानियों के जरिए मुगल साम्राज्य के दिल को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए चलिए दोनों को एक एक नाम देते हैं। हुमायूं को हम कहेंगे द सर्वाइवर, मतलब वो जो हर हाल में टिका रहा, जिसने साम्राज्य खोकर भी उसे वापस हासिल कर लिया। और जहांगीर, वो थे द कॉनोसियर, यानी कला के पारखी, एक ऐसा बादशाह जिसके राज में मुगल आर्ट को एक नई ही पहचान मिली। बस यही दो नजरिए आज की हमारी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम हुमायूं के उस उथल-पुथल भरे दौर को देखेंगे, फिर चलेंगे जहांगीर के दरबार में, जहां न्याय, शक्ति और सियासत के खेल चल रहे थे। उसके बाद जहांगीर की कला की दुनिया में गोता लगाएंगे, और आखिर में दोनों की विरासत को आमने सामने रखकर एक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हुमायूं की कहानी से। सच कहूं तो उनका शासनकाल किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। तख्त मिला, फिर हाथ से छिन गया, और फिर हुई एक जबरदस्त वापसी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हुमायूं की जिंदगी की पूरी तस्वीर दिखाती है। देखिए, 1530 में गद्दी तो मिल गई, लेकिन अगले 10 साल सिर्फ लड़ाइयों में निकल गए। 1540 आते आते वो एक हारे हुए बेघर बादशाह थे। फिर 15 साल की लंबी, बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद दिल्ली वापस तो मिली, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो उस जीत का जश्न भी ढंग से नहीं मना पाए। तो आखिर हुमायूं को विरासत में मिला क्या था? एक ऐसा खजाना जो लगभग खाली था, अपने ही भाई जो सिंहासन के लिए लड़ने को तैयार बैठे थे, और पूरब में शेरशाह सूरी जैसा एक बेहद होशियार और ताकतवर दुश्मन। मतलब साफ है, ये ताज फूलों का नहीं, कांटों का था। और फिर वो दिन आया। साल था 1540, कन्नौज की लड़ाई। ये कोई मामूली हार नहीं थी, ये एक ऐसी हार थी जिसने सब कुछ बदल दिया। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा, और अगले 15 साल, सोचिए, पूरे 15 साल उन्होंने निर्वासन में गुजारे, कभी ईरान तो कभी सिंध में पनाह लेते हुए, बस एक ही सपना देखते हुए, अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने का। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हुमायूं की इस हार में भी एक नई शुरुआत छुपी थी। अपने निर्वासन के दौरान उन्होंने फारस, यानी आज के ईरान के सफवी दरबार में पनाह ली, और वहां की कला, वहां की संस्कृति ने उन्हें जैसे मोह लिया। और जब वो हिंदुस्तान वापस लौटे तो अकेले नहीं आए, अपने साथ वो फारसी कलाकार और उनके बेहतरीन आइडियाज लेकर आए, और यहीं से उस मुगल कला की नींव पड़ी जिसे हम आज जानते हैं। वो खूबसूरत संगम जिसमें फारसी और हिंदुस्तानी रंग एक साथ मिलते हैं। तो हुमायूं ने किसी तरह साम्राज्य को बचा तो लिया, लेकिन इससे संवारने और बुलंदी पर पहुंचाने का काम वो उसकी अगली पीढ़ियों ने किया। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और मिलते हैं हुमायूं के पोते जहांगीर से, और यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अब संघर्ष नहीं, बल्कि स्थिरता है, न्याय है, और बेपनाह सियासत है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये जहांगीर के राज्याभिषेक, यानी उनकी ताजपोशी का जश्न है। हुमायूं की मुश्किल शुरुआत से कितना अलग है ये, है ना? यहाँ शानो शौकत है, जश्न का माहौल है, और एक मजबूत, स्थिर साम्राज्य का एहसास है। ये वो साम्राज्य था जो जहांगीर को अपने पिता महान अकबर से विरासत में मिला था। जहांगीर की एक खासियत थी, वो खुद को एक इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पर दिखाना चाहते थे, और इसका सबसे बड़ा सिंबल क्या था? जंजीर अदल, यानी न्याय की जंजीर। जरा सोचकर देखिए, कोई भी आम आदमी जिसे लगता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो इस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। ये सिर्फ एक जंजीर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। लेकिन जहांगीर के दरबार की सियासत, भाई, वो उतनी सीधी साधी नहीं थी, खासतौर पर जब से उनकी बेगम नूरजहां का असर बढ़ने लगा था। नूरजहां एक बहुत ही ताकतवर और काबिल औरत थी, और धीरे धीरे वो एक तरह से साम्राज्य की सहज शासक ही बन गई।
उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर एक ऐसा पावरफुल गुट बना लिया था जिसे कुछ इतिहासकार जुंटा भी कहते हैं कि जहांगीर के अपने बेटे शहजादे खुर्रम, जी हां वही जो आगे चलकर शाहजहां बने, को खतरा महसूस होने लगा। और इसी का नतीजा था बगावत। अच्छा, जहांगीर के ही दौर में एक और कहानी की भी शुरुआत हो रही थी जिसके दूरगामी असर होने वाले थे। ये थी अंग्रेज़ों की आमद। देखिए, पहले 1608 में विलियम हॉकिंस आए, लेकिन उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। फिर 1615 में आए सर थॉमस रो। वो एक बहुत ज़हीन डिप्लोमेट थे और उन्होंने अपनी कूटनीति से जहांगीर को मना ही लिया और सूरत में एक फैक्ट्री लगाने का फरमान हासिल कर लिया। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटा सा फरमान आगे चलकर हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की नींव का पहला पत्थर बनेगा। लेकिन सियासत और कूटनीति से अलग एक और दुनिया थी जहां जहांगीर का दिल बसता था, और वो दुनिया थी कला की, खास तौर पर पेंटिंग की। और यही वजह है कि उनके दौर को मुगल चित्रकला का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। मशहूर आर्ट हिस्टोरियन पर्सी ब्राउन ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा कि जहांगीर ने उस अंडे को सेया जिसे अकबर ने दिया था। मतलब नींव तो अकबर ने रखी थी, उन्होंने मुगल पेंटिंग की वर्कशॉप शुरू की, लेकिन उस नींव पर शानदार इमारत खड़ी करने का काम, उसे बुलंदी पर पहुंचाने का काम जहांगीर ने किया, अपनी गहरी समझ और पर्सनल दिलचस्पी से। तो सवाल ये है कि आखिर जहांगीर के समय में बदला क्या? देखिए, बड़ा बदलाव ये था कि अब पेंटिंग सिर्फ किताबों की कहानियों तक सीमित नहीं रही। अब आर्टिस्ट अलग अलग लोगों के पोर्ट्रेट बना रहे थे, खूबसूरत एल्बम तैयार कर रहे थे, और सबसे बढ़कर कुदरत की चीज़ों को, जैसे कि फूल, जानवर, पक्षी, उन्हें हूबहू कैनवस पर उतार रहे थे। पेंटिंग अब और ज़्यादा असली और ज़्यादा बारीक हो गई थी। और इसका एक बेहतरीन नमूना है ये पेंटिंग। इसे बनाया है उस्ताद मंसूर ने। ये वही मंसूर हैं जिन्हें जहांगीर ने नादिरुल असर यानी युग का अजूबा का खिताब दिया था। मंसूर जानवरों और पक्षियों के चित्र बनाने में बेजोड़ थे। जरा इस टर्की को देखिए, एक एक पंख, हर रंग, हर डिटेल कितनी बारीकी से बनाया गया है। ये जहांगीर के जमाने के रियलिज्म का, यथार्थवाद का एक शानदार उदाहरण है। और देखिए, जहांगीर सिर्फ आर्ट को बढ़ावा ही नहीं देते थे, वो खुद इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी में वो बड़े फख्र से लिखते हैं कि उनकी नज़र इतनी पारखी है कि वो कोई भी पेंटिंग देखकर बता सकते हैं कि उसे किस आर्टिस्ट ने बनाया है। यहाँ तक कि अगर एक ही पेंटिंग पर कई लोगों ने काम किया हो तो वो ये भी बता सकते हैं कि चेहरा किसने बनाया है और शरीर किसने। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक तरफ संघर्ष और दूसरी तरफ शानो शौकत। अब वक्त है इन दोनों धागों को एक साथ लाने का और ये देखने का कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी का सार है। एक तरफ हुमायूं हैं जिनका राज अस्थिर था, जिन्हें जंग और फिर वापसी की चुनौती झेलनी पड़ी, लेकिन उनकी विरासत क्या थी? वो अपने साथ फारसी कल्चर लेकर आए। दूसरी तरफ जहांगीर, जिनका राज स्थिर था, लेकिन चुनौती दरबारी सियासत की थी, और उनकी विरासत कला का वो सुनहरा दौर जो आज भी मुगल पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। और यहीं आकर ये दोनों अलग अलग कहानियां एक हो जाती हैं और हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। क्या जहांगीर का वो कला और संस्कृति से भरा स्वर्ण युग कभी मुमकिन हो पाता अगर हुमायूं ने उस मुश्किल दौर में संघर्ष करके राजवंश को जिंदा ना रखा होता? शायद नहीं। हुमायूं ने उस नींव को बचाया जो लगभग ढह चुकी थी, और उसी नींव पर पहले अकबर और फिर जहांगीर ने एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की जिसकी चमक आज तक कायम है। शायद यही सबसे बड़ी विरासत है कि कभी-कभी एक के संघर्ष से ही दूसरे के वैभव का रास्ता बनता है।